शुरू करते हैं। आज का विषय है सफलता, लेकिन इसे हम एक अलग नजरिए से देखेंगे, मनोविज्ञान के नजरिए से। हमारे पास कुछ बेहतरीन रिसर्च हैं जो इस सवाल का जवाब देती हैं कि एक टॉपर और एक औसत छात्र में मतलब असल में फर्क क्या होता है। और ये फर्क, जैसा ज्यादातर लोग सोचते हैं, सिर्फ ज्यादा घंटे पढ़ने का नहीं है। अच्छा। नहीं, ये दिमाग के काम करने के तरीके का है, एक तरह से मेंटल ऑपरेटिंग सिस्टम का। आज हम मनोविज्ञान के उन 4 स्तंभों को समझेंगे जो तय करते हैं कि कोई इंसान किसी भी फील्ड में टॉप पर पहुंचेगा या बीच में ही रह जाएगा। बिल्कुल, हमारा मिशन साफ है, ये समझना कि हमारा दिमाग चीजों को कैसे चुनता है, मतलब हमारा अटेंशन कैसे काम करता है। और हमारा असली पैशन, हमारी जो छिपी हुई प्रतिभा है, जिसे मनोविज्ञान में अभिक्षमता या एप्टीट्यूड कहते हैं, वो क्या है। और ये जानकारी सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं है ना? मतलब किसी भी इंसान को समझने और एक बेहतरीन टीचर या मेंटोर बनने के लिए भी ये एक गेम चेंजर हो सकती है। तो शुरू करते हैं पहले और सबसे बुनियादी स्तंभ से, अवधान यानी अटेंशन। हाँ, अटेंशन। मेरे नोट्स में अटेंशन को मन की स्पॉटलाइट कहा गया है। मुझे ये मेटाफोर बहुत पसंद आया। हाँ, ये बहुत सटीक है। सोचिए, एक अंधेरे कमरे में आपके हाथ में एक टॉर्च है। कमरे में हजारों चीजें हैं, पर आप एक बार में सिर्फ वही देख सकते हैं जिस पर टॉर्च की रोशनी पड़ रही है। हमारा अटेंशन भी बिल्कुल ऐसे ही है। एकदम सही। एक मनोवैज्ञानिक थे, डमविल। उन्होंने इसे बहुत सरल तरीके से कहा था, किसी दूसरी वस्तु के बजाय एक ही वस्तु पर चेतना को केंद्रित करना। चेतना को केंद्रित करना। हाँ, ये एक चयनात्मक, मतलब एक सिलेक्टिव प्रोसेस है। हमारा दिमाग हर सेकंड लाखों बिट्स की जानकारी प्रोसेस कर रहा है। लाखों बिट्स? जी, लाखों। लेकिन हम होशपूर्वक उसमें से कुछ ही चीजों को चुनते हैं। अटेंशन वही फिल्टर है। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात लिखी है कि ध्यान भटक सकता है, फ्लक्चुएट कर सकता है, लेकिन इसे कभी बांटा नहीं जा सकता, डिवाइड नहीं किया जा सकता। हाँ। मुझे ये थोड़ा अजीब लगा। मतलब जब मैं गाड़ी चलाते हुए गाने सुनता हूँ तो क्या मैं मल्टीटास्किंग नहीं कर रहा? मेरा ध्यान तो दोनों चीजों पर है। ये एक बहुत बड़ा मिथ है, बहुत बड़ा। असल में आप मल्टीटास्किंग नहीं कर रहे। आपका दिमाग जो कर रहा है उसे टास्क स्विचिंग कहते हैं। टास्क स्विचिंग? हाँ, आपकी जो अटेंशन की स्पॉटलाइट है वो बहुत तेजी से गाने और ड्राइविंग के बीच आगे पीछे हो रही है, और हर बार जब ये स्विच होता है तो थोड़ी सी मेंटल एनर्जी और समय खर्च होता है। अच्छा। इसीलिए जो लोग कहते हैं ना कि वो एक साथ 5 काम कर रहे हैं, वो असल में किसी भी काम को 100% एफिशिएंसी से नहीं कर रहे होते। वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो इसका मतलब है कि फोकस का असली मतलब ही है एक चीज को चुनना और बाकी सबको नजरअंदाज कर देना। बिल्कुल। तो फिर ये ध्यान काम कैसे करता है? मतलब इसके भी कुछ प्रकार हैं क्या? हाँ, मोटे तौर पर 3 प्रकार है। पहला है ऐच्छिक। वॉलंटरी अटेंशन। ऐच्छिक, इसमें इच्छा शक्ति लगती है, विल पावर। जैसे किसी बोरिंग सब्जेक्ट की किताब को एग्जाम के लिए पढ़ना। आपका मन नहीं है, लेकिन आप जबरदस्ती ध्यान लगाते हैं। समझ गया, मन मार के पढ़ना। हाँ। और दूसरा ठीक इसका उल्टा है, अनैच्छिक, इनवॉलंटरी। इसमें कोई कोशिश नहीं लगती, ध्यान अपने आप खिंच जाता है। जैसे सड़क पर चलते हुए अचानक कोई जोरदार धमाका हो, आपकी गर्दन अपने आप उस तरफ घूम जाएगी। आपका दिमाग खतरे के लिए वायर्ड है, तो वो तेज आवाजों पर तुरंत रिएक्ट करता है। सही बात है। और तीसरा वाला सबसे दिलचस्प लग रहा है, आदतन या व्यावसायिक, हैबिचुअल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप अपने दिमाग को किसी खास चीज पर ध्यान देने के लिए ट्रेन कर सकते हैं। ये आदत से आता है। अच्छा। जैसे एक डॉक्टर किसी पार्टी में भी होगा तो उसका ध्यान उन लोगों पर चला जाएगा जो बीमार दिख रहे हैं। एक माँ भीड़ में भी अपने बच्चे की आवाज पहचान लेती है। हाँ। ये उनका प्रोफेशनल या हैबिचुअल अटेंशन है। उनका दिमाग उस सिग्नल को पकड़ने के लिए प्रोग्राम हो चुका है। ये तो कमाल है। मतलब महारत हासिल करना सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं, बल्कि अपने अटेंशन को भी रीप्रोग्राम करना है। बिल्कुल। तो फिर कौन सी चीजें हैं जो हमारे अटेंशन को एक चुंबक की तरह खींचती हैं? देखिए, इसके 2 तरह के कारक हैं। पहले हैं आंतरिक कारक, जो हमारे अंदर से आते हैं। जैसे? इसमें सबसे बड़ा है रुचि, इंटरेस्ट। जिस चीज में आपकी रुचि है वहां ध्यान अपने आप जाएगा। इसके अलावा आपकी आदत, आपकी जरूरतें, ये सब भी बहुत मायने रखती हैं। और दूसरे हैं बाह्य कारक, मतलब माहौल में जो चीजें हैं। हाँ, जैसे किसी चीज का आकार। सड़क पर एक बड़ा सा बिलबोर्ड ज्यादा ध्यान खींचता है। तीव्रता, एक तेज आवाज या चमकीली लाइट। गति, एक चलती हुई चीज ज्यादा ध्यान खींचती है। इसमें परिवर्तन और विषमता का भी जिक्र है। हाँ,
चेंज और कॉन्ट्रास्ट। अगर एक मशीन लगातार एक ही आवाज कर रही है तो थोड़ी देर बाद आपका ध्यान हट जाएगा, लेकिन जैसे ही वो आवाज बंद होगी, ध्यान तुरंत जाएगा। बिल्कुल, ये है परिवर्तन। और विषमता का मतलब है जो चीज बाकियों से अलग हो, जैसे 100 सफेद भेड़ों के बीच एक काली भेड़, वो तुरंत दिख जाएगी। हाँ, विज्ञापन कंपनियां इन्हीं सब चीजों का इस्तेमाल करती हैं हमारा ध्यान खींचने के लिए। तो अगर इन सब में से किसी एक चीज को चुनना हो जो अटेंशन की चाबी है, तो वो क्या होगी? बिना किसी शक के वो है रुचि, इंटरेस्ट। रुचि। एक मनोवैज्ञानिक थे मैकडूगल। उन्होंने इसे सुप्त अवधान कहा था, लेटेंट अटेंशन। मतलब जहां रुचि है वहां ध्यान पहले से ही छिपा हुआ है, बस उसे जगाने की जरूरत है। तो ये तो एक पहेली की तरह हो गया। ध्यान के बिना आप रुचि नहीं बना सकते और रुचि के बिना आप ध्यान नहीं लगा सकते। हाँ। तो फिर ये रुचि या इंटरेस्ट है क्या भला? यही हमारा दूसरा स्तंभ है ना? बिल्कुल। रुचि वो चिंगारी है जो सीखने के इंजन को स्टार्ट करती है। इसे एक डायनामिक शक्ति कहा गया है। मनोवैज्ञानिक क्रो एंड क्रो ने तो कहा था कि रुचि और अवधान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू? हाँ, आप उन्हें अलग नहीं कर सकते। रुचि वो अंदर की आवाज है जो कहती है, अरे ये मजेदार लग रहा है, चलो इसे और जानते हैं। और ये जन्मजात भी हो सकती है और इसे सीखा भी जा सकता है। मतलब कुछ चीजों में हमारी दिलचस्पी बचपन से होती है और कुछ हम बड़े होकर सीखते हैं। और ये उम्र और समय के साथ बदलती भी रहती है। जो खिलौने बचपन में पसंद थे, आज वो बेकार लगते हैं। हाँ, और सबसे अच्छी बात यह है कि जब किसी काम में आपकी गहरी रुचि होती है तो आपको थकान महसूस नहीं होती। सही बात है। आपने महसूस किया होगा जब आप कोई पसंदीदा फिल्म देख रहे हो या कोई वीडियो गेम खेल रहे हो तो घंटों बीत जाते हैं और पता भी नहीं चलता। इसे फ्लो स्टेट भी कहते हैं। रुचि आपको उस जोन में ले जाती है। लेकिन कोई कैसे पता लगाए कि किसी की असली रुचि क्या है? लोग कहते तो बहुत कुछ है। हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है, खासकर टीचर्स और पेरेंट्स के लिए। पहली है अभिव्यक्त रुचि, एक्सप्रेसिव। मतलब? जब कोई बस बोलकर बताए मुझे क्रिकेट पसंद है, ये सबसे कम भरोसेमंद है। क्यों? क्योंकि लोग सोशल प्रेशर में या कूल दिखने के लिए भी ऐसा कह सकते हैं। अच्छा। दूसरा है प्रदर्शित रुचि, मैनिफेस्ट। हाँ। ये उसके व्यवहार में दिखती है। वो कहता नहीं, करके दिखाता है। अगर कोई अपना सारा खाली समय क्रिकेट खेलने, देखने या उसके बारे में पढ़ने में लगाता है तो ये उसकी असली प्रदर्शित रुचि है। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड। बिल्कुल। इसके अलावा दो और हैं जो थोड़े टेक्निकल हैं। एक है आकलित रुचि, जो टेस्ट के नतीजों से पता चलती है, और चौथी है सूची यानी इन्वेंट्री, जिसमें सवालों की एक लिस्ट के जरिए पसंद नापसंद को जाना जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी बच्चे से सिर्फ पूछने की बजाय कि तुम्हें क्या पसंद है, हमें ये देखना चाहिए कि वो अपना खाली समय कैसे बताता है। वहीं उसकी असली रुचि छिपी होती है। और इसी रुचि को वैज्ञानिक तरीके से मापने के लिए कई टेस्ट भी बने। इसकी शुरुआत 1914 में हुई। फिर स्ट्रॉन्ग नाम के एक मनोवैज्ञानिक ने बहुत मशहूर टेस्ट बनाया, वोकेशनल इंटरेस्ट ब्लैंक। और एक कूडर का भी जिक्र है। हाँ, कूडर प्रेफरेंस रिकॉर्ड भी बहुत मशहूर हुआ। ये सब वो शुरुआती तरीके थे जिनसे ये पता लगाने की कोशिश की गई कि किसी इंसान का झुकाव किस तरह के काम की तरफ है। ठीक है, तो हमने अटेंशन और इंटरेस्ट को समझ लिया। लेकिन मान लीजिए किसी की रुचि भी है और वो ध्यान भी लगा रहा है, पर उसके मन में उस चीज को लेकर एक नेगेटिविटी है। जैसे कोई सोचता है मैथ्स में मेरा इंटरेस्ट तो है, पर ये बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं होगा। इस चीज को क्या कहेंगे? बहुत अच्छा सवाल। और यही हमारा तीसरा स्तंभ आता है, अभिवृत्ति, एटीट्यूड। दुनिया को देखने का चश्मा। हाँ, बिल्कुल। ये किसी भी व्यक्ति, वस्तु या विचार के प्रति हमारा नजरिया है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू। और ये नजरिया या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव। हाँ, जैसे मुझे सुबह जल्दी उठना पसंद है, ये पॉजिटिव है, या मुझे पब्लिक स्पीकिंग से नफरत है, ये नेगेटिव है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि एटीट्यूड जन्मजात नहीं होता। बिल्कुल नहीं, हम इसे सीखते हैं अपने परिवार से, दोस्तों से, अपने अनुभवों से। ये हमारे दिमाग में धीरे धीरे बनता है। इसमें कर्षण शक्ति होती है, या तो ये आपको किसी चीज के पास खींचता है या उससे दूर धकेलता है। सही। एक मिनट, अगर ये सीखा जाता है तो क्या इसे बदला भी जा सकता है? हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो एटीट्यूड कितना मजबूत और पुराना है। इसे चरम सीमा या एक्सट्रीमनेस कहते हैं। अच्छा। जो मान्यताएं बहुत गहरी और पुरानी होती हैं, उन्हें बदलना मुश्किल होता है।
लेकिन हाँ, सही जानकारी और अच्छी संगति से एटीट्यूड बदला जा सकता है। हमारे नोट्स में एक ABC मॉडल का जिक्र है, ये क्या है? ये एटीट्यूड के 3 कंपोनेंट्स को समझने का एक आसान तरीका है। ABC? बताइए। चलिए, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी का मकड़ियों को लेकर नेगेटिव एटीट्यूड है, तो A फॉर इफेक्टिव मतलब भावनात्मक, उसे मकड़ी देखकर डर लगता है, ये उसकी फीलिंग्स है। ठीक है। B फॉर बिहेवियरल मतलब व्यवहारात्मक, वो मकड़ी देखते ही चिल्लाता है या भाग जाता है, ये उसका एक्शन है। और C फॉर कॉग्निटिव मतलब संज्ञानात्मक, उसके मन में ये विश्वास है कि सारी मकड़ियां जहरीली होती हैं, ये उसका विचार या बिलीफ है। तो भावना, व्यवहार और विचार, ये तीनों मिलकर एटीट्यूड बनाते हैं। बिल्कुल। और इसे मापने के लिए जो तरीके बने वो भी बड़े दिलचस्प हैं। 1932 में लिकर्ट ने वो 5 पॉइंट स्केल बनाया जो आज हम हर सर्वे में देखते हैं। पूरी तरह सहमत से पूरी तरह असहमत तक वाला। हाँ, वही। वो इतना आसान और असरदार था कि आज भी Amazon के प्रोडक्ट रिव्यू से लेकर Zomato की रेटिंग तक सब जगह वही इस्तेमाल होता है। कमाल है। चलिए, अब हम आखिरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ पर आते हैं। मान लीजिए एक छात्र का ध्यान भी अच्छा है, किसी विषय में उसकी रुचि भी है और उसका एटीट्यूड भी पॉजिटिव है, लेकिन फिर भी वो उसमें उतना अच्छा नहीं कर पाता। यहाँ क्या कमी रह गई? यहाँ कमी है चौथे स्तंभ की, और वो है अभिक्षमता, एप्टीट्यूड। छिपा हुआ हीरा। हाँ, छिपा हुआ हीरा। एप्टीट्यूड आपकी जन्मजात इनबिल्ट क्षमता है जो भविष्य की ओर इशारा करती है। ये आपका नेचुरल टैलेंट है। इसे रुचि से अलग कैसे समझेंगे? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। ये बहुत जरूरी फर्क है। रुचि कहती है मुझे गाना पसंद है, ये एक पसंद है। ठीक। अभिक्षमता कहती है मेरा गला सुरीला है और मैं सुरों को आसानी से समझ लेता हूँ, इसलिए मैं ट्रेनिंग लेकर एक अच्छा गायक बन सकता हूँ। हो, तो एप्टीट्यूड आपके पोटेंशियल के बारे में है। बिल्कुल। ये अमूर्त होती है, इसे सीधे देखा नहीं जा सकता, और ये विशिष्ट होती है, स्पेसिफिक। किसी का मैकेनिकल एप्टीट्यूड अच्छा हो सकता है तो किसी का म्यूजिकल। और जब इस जन्मजात एप्टीट्यूड को ट्रेनिंग मिलती है तब वो एक कौशल यानी स्किल में बदल जाता है। तो जो टॉपर होता है वो असल में उस विषय में अच्छा इसलिए कर पाता है क्योंकि उसका उस विषय के लिए नेचुरल एप्टीट्यूड होता है। ज्यादातर मामलों में हाँ, उसका दिमाग उस तरह की जानकारी को प्रोसेस करने के लिए बना है, इसीलिए रुचि और अभिवृत्ति अर्जित की जा सकती हैं, पर अभिक्षमता काफी हद तक जन्मजात होती है। मतलब मेहनत से आप ठीक-ठाक हो सकते हैं, लेकिन महान बनने के लिए नेचुरल टैलेंट का होना जरूरी है। एक बहुत बड़ा फायदा है। हाँ, तो इस नेचुरल टैलेंट को पहचानने के लिए भी कुछ टेस्ट्स होंगे। हाँ, कई तरह के, जैसे मशीनों को समझने की क्षमता के लिए यांत्रिक टेस्ट, सुर और ताल की समझ के लिए संगीत टेस्ट, और ऑफिस के काम के लिए लिपिक टेस्ट। और छात्रों के लिए उन्हें कैसे पता चले कि उनका एप्टीट्यूड किस दिशा में है? छात्रों के लिए 2 टेस्ट बहुत प्रसिद्ध हैं, DAT और GATB। ये खासकर 8वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए बनाए गए हैं, ताकि वो ये समझ सकें कि विज्ञान, कॉमर्स या कला में से कौन सा फील्ड उनके नेचुरल टैलेंट से मेल खाता है। तो ये थी मनोविज्ञान से सफलता तक की यात्रा के 4 स्तंभ। अगर मैं इसे समेटूं तो सीखना अवधान से शुरू होता है। हाँ, आपका ध्यान वहीं जाएगा जहां आपकी रुचि होगी। फिर आपका अभिवृत्ति तय करेगा कि आप उस काम को पॉजिटिविटी से करते हैं या नहीं, और आखिर में आपकी अभिक्षमता यानी आपकी जन्मजात प्रतिभा ये तय करेगी कि आप उस काम में कितनी ऊंचाई तक जा सकते हैं।